अपन को जरा डिटेल में फाइंडिंग अ रिसर्च टॉपिक हमने ओवरव्यू देखा था और बात की थी कि इसके बारे में भी डिटेल से एक एक स्टेप को हम लोगों को पढ़ना है ताकि रिसर्च को अच्छे से समझ पाए। अब इसी टाइम पे क्यों डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि सामने एक तो आप लोग का पैट का एग्जाम है और दूसरा नेट का एग्जाम है। हालांकि नेट के एग्जाम के लिए एडवांस लेवल स्टडी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इन डेप्थ स्टडी की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन डेप्थ में हम लोग जा करके एक एक स्टेप को अच्छे से समझते हैं ताकि आपको पैट के एग्जाम में भी अच्छे से लिखने में सहूलियत हो जाए सबों को आंसर राइटिंग में, क्योंकि पता होगा क्या लिखना है किस पैराग्राफ या किस टॉपिक के अंदर, तब तो लिखेंगे। नहीं तो पॉइंट वाइज लिख के तो हर कोई आएगा वहां पे, पर उस पॉइंट उस पैराग्राफ में क्या लिखना है ये भी पता होना जरूरी है सबको। तो चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए सुनो। चलिए, फाइंडिंग अ रिसर्च टॉपिक, सबसे पहला जो स्टेप होता है हम लोगों ने देखा था कि एक रिसर्च टॉपिक को फाइंड करना होता है। तो ये तो ठीक है, हम लोग तो जान गए समझ गए कि रिसर्च टॉपिक को फाइंड करना है, बट कैसे फाइंड करना है ये भी तो है। तो रिसर्च टॉपिक को फाइंड करने के तीन जो कॉमन जो है मोस्ट कॉमन तरीके जो है वो तीन होते हैं। तीन तरीके से यूजुअली इनको इसको फाइंड किया जाता है। तो कौन कौन है वो तीन तरीके? पहला जो तरीका है उसको कहते हैं हम लोग इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन जैसा कि साइकिल ऑफ रिसर्च में आप सबों ने पढ़ा है कि इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं, दूसरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और तीसरा है प्रीवियस रिसर्च। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन से कैसे जो रिसर्च टॉपिक को फाइंड किया जाता है। इनफॉर्मल, ये इसका क्या मतलब है, इसको विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हम लोग देखते हैं, जिसमें क्या आ रहा है कि अपने बिहेवियर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि मान लीजिए कि रात में हम लोग जो चीज पढ़ते हैं और सुबह अर्ली उठते हैं, सुबह लिखने बैठते हैं, तो क्यों उस चीज को भूल जाते हैं। अगर अपने बिहेवियर में हमने ऐसा देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर हमने उसके उत्तर ढूंढने की कोशिश की, तो अपने बिहेवियर से पता चलेगा या फिर अपने आसपास देखेंगे अदर्स के बिहेवियर से। अब बिहेवियर से ही क्यों पता चलेगा, क्योंकि हम लोग बिहेवियर की तो स्टडी कर रहे हैं साइकोलॉजी में, है ना। तो यहाँ पे जा करके बिहेवियर से मालूम चलने लगता है, अदर्स के बिहेवियर को आप देखेंगे। जैसे कल हमने बर्ड के बिहेवियर की चर्चा की थी कि बर्ड के बिहेवियर को देख करके लोग जो है सोच रहे हैं कि किसी चीज का पता लगाएं कि बर्ड्स ऐसा क्यों कर रही है। अब इसके बाद जो है हम लोग आते हैं जो इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन का तीसरा जो स्रोत है वो है नॉन साइंटिफिक सोर्सेस। ठीक है, नॉन साइंटिफिक, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। अगर फॉर्मल होगा तभी क्या कहेंगे हम लोग उसको कि साइंटिफिक सोर्स है, पर यहाँ पर ये इनफॉर्मल है। अब इनफॉर्मल में नॉन साइंटिफिक सोर्सेज में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है ना, मैगजीन हो सकता है, कोई न्यूज हो सकती है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में, या फिर ब्लॉग हो सकता है। ब्लॉग मतलब वेबसाइट समझिए। जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के भी बहुत सारे प्रकार हैं, है ना। कुछ सोशल मीडिया प्योरली सोशल है, कुछ थोड़ा मीडिया के फॉर्मेट में है, जैसे यूट्यूब है। यूट्यूब एक सोशल मीडिया नहीं है पर मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वहां से भी आप जो जानकारी है, ऐसे ऐसे जगहों से आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर उस ऑब्जर्वेशन को सिस्टमैटिक और कंट्रोल्ड वे में लेकर के जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक केस, हम लोग देखते हैं जो साइकोलॉजी का एक बहुत फेमस केस है। ठीक है, नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है काफी। केस समझिए या फिर स्टडी समझिए इसको। ठीक है, जो कि इसी इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन से निकला है, और इस इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन से कैसे निकला है, अपने न्यूज से निकला है। जैसे अदर्स बिहेवियर से एक इनफॉर्मल इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करते हैं, तो एक बहुत बेसिक हम लोग के साइकोलॉजी में एक स्टडी हुई है जो किसी के बिहेवियर को, किसी पशु के बिहेवियर को स्टडी करके निकाली गई है। ठीक है, फोर फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी में से एक फोर्स उसका नाम है। ठीक है, अब बताइए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी को अनुमान है कि किसी पशु के बिहेवियर को देख करके क्या साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ी सी कुछ थ्योरी आई है?
कौन व्यक्ति थे, कौन थ्योरी थे, कौन पशु था, किस केस की बात कर रहे हैं हम? कुछ आइडिया लग सर रहा है एक किसी को? कबूतर वाला भी था, हाँ, एक बनमानुस वाला था। ठीक है। इनविजिबल गुरिल्ला केस चूहा। का बात कर रहे हैं आप, ठीक है। और चूहा की चूहा। बात कर, ठीक है, चूहा स्किनर के कुत्ता, चूहे की बात कर रहे हैं। और कुत्ता पावलव खाता का डॉग, पैबलो। जी। ठीक है। तो पावलव का डॉग वाला जो एक्सपेरिमेंट था, वो कैसे आया? उसका जो क्वेश्चन था माइंड में, रिसर्च टॉपिक जो खोजा रिसर्चर ने, कैसे खोजा? इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन से, अदर्स के बिहेवियर को देख करके खोजा, ठीक है। अब अपने बिहेवियर को देख करके किसने खोजा? अदर्स के बिहेवियर को देख करके सिगमंड फ्राइड का भी आया है, वो साइको एनालिसिस वाला। अपने बिहेवियर को खोज करके किसी का एग्जाम्पल है? मेमोरी वाले जितने भी काम हुए हैं ना, उनके स्टार्टिंग डेज में जो है वो खुद के बिहेवियर पर ही करके हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहला केस मेमोरी के काम में व्यक्ति ने स्वयं को ही रखा था कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है। तो ओन बिहेवियर, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन ओन बिहेवियर से जो आया है, उसमें मेमोरी के स्टार्टिंग रिसर्चेस जो है उसके एग्जाम्पल है। दूसरा, तो आप देखिए, ये मत समझिए कि इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन से ना कुछ छोटा मोटा चीज निकलेगा या साधारण से चीज निकलेगा, नहीं, अच्छी चीजें भी निकल सकती है। अब इसके बाद हम लोगों ने दो एग्जांपल तो देख लिए, बेसिक जो है बिहेवियरिज्म का आया स्किनर, और उससे क्या बोलते हैं, फिर कोको गोरिल्ला वाला जो था, हाँ जो आप बोल रहे हैं जेन करके, जेन कोई नाम था उनका रिसर्चर का शायद, एक गोरिल्ला के ऊपर वो की थी, टार्जन से मिलता जुलता केस था उसमें। तो अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा जो नॉन साइंटिफिक है, उसका एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देखते हैं कि न्यूज कैसे व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित किया, और उससे व्यक्ति ने इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन किया, और उसके बाद उसको रिसर्च आइडिया आया कि हाँ यहाँ पे जाकर इस चीज पे रिसर्च करते। स्टैनली मिलग्राम नाम की एक महिला थे, ठीक है। इस पे जो है ना, अब तो हिंदी में भी इस सब पे आपको यूट्यूब पे कंटेंट मिलने लग जाएगा, हाँ, लेकिन कंटेंट मिलेगा, लोग बनाते हैं जनरल नॉलेज के लिए वीडियो वगैरह। साइंटिफिक चीज हिंदी में मिलनी थोड़ी मुश्किल है अभी भी यूट्यूब पे। और स्टैनली मिलग्राम का ये जो है ना केस, ये मिल जाएगा अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, स्टैनली मिलग्राम मिलग्राम केस, ठीक है, या स्टडी, स्टैनली मिलग्राम स्टडी, तो ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा बढ़िया से। हमको लगता है 20-25 मिनट तक का वीडियो तक मिल जाएगा, जब इसको अच्छे से समझा दिया जाएगा। हम इसको शॉर्ट में बताते हैं कि स्टैनली मिलग्राम 1963 में इन्होंने एक स्टडी किया, और वो स्टडी किस बारे में था? ओबीडियंस टू अथॉरिटी, यानी कि जो अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी फिगर आप लोग जान रहे हैं ना कि क्या बोलते हैं, प्रभुत्व जिसका होता है, दबदबा वाला, अथॉरिटी वाला, कमांडिंग फिगर जो होता है, उसके सामने जो है लोग ओबीडियंस दिखाते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। क्यों करते हैं ये, या फिर जो है उससे क्या क्या चीजें हो सकती है, इस बारे में जो है ना इसने स्टडी की। तो इसके माइंड में क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन कैसे आया था? न्यूज के जरिए आया था। वक्त था देखिए 1963 समय है, ठीक है। वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, कोई बता सकता है? किसी को याद है? कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा है क्या? क्या बोले सर? वर्ल्ड वार टू कब खत्म हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध? उन्नीस 50-56। 1945 में खत्म हुआ था, ठीक है। और कैसे खत्म हुआ था, ये भी तो पता होगा सबको। ए भाई देखो, देश दुनिया का थोड़ा जानकारी रखना बनता है। जापान के ऊपर जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी पे, है ना, उसी के साथ ना द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जिसके कारण लोग सब डर गए, बोले कि भाई अब दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए। जिसके बाद क्या हुआ कि अब तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। तो इतनी बड़ी घटना को आप लोग कैसे भूल सकते हैं, है ना? भूलिए मत, टाइमलाइन याद रखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, औद्योगिक क्रांति का। उसके बाद भारत में जो अंग्रेजों का आगमन हुआ, और फिर अंग्रेजों का प्रस्थान हुआ, भारतीय संविधान बना। तो ये सब चीजें जो है आप लोगों को याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे चीजें हैं ना जो कि पूरे इतिहास को, समय और काल को मोड़ती हैं, और उसकी के साथ सारी चीजें चलती है। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि 1945 में नाजी
ये जो है वर्ल्ड वार खत्म हुआ, साथ ही नाजी पार्टी जो थी, नाजी पार्टी कहाँ की थी? किनको नाजी कहा जाता था? जर्मनी के जो लोग थे, हिटलर की जो सेना थी, उसको नाजी सेना या नाजी पार्टी कहा जाता था, ठीक है? और हिटलर कितना क्रूर था इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, हद से ज्यादा क्रूरता हुई थी इंसानों के ऊपर। एक ऑस्विच नाम का जेल था, ठीक है? उस जेल में जो प्रिजनर ऑफ वार पकड़े जाते थे, यानी जो युद्ध बंदी पकड़े जाते थे, उनके ऊपर तरह तरह के, जो है ना, जिसको आप भीषण गुनाह की श्रेणी में कार्य कहेंगे, वो सब किए जाते थे। क्यों किए जाते थे? एक्सपेरिमेंट के तौर पे। क्योंकि अदरवाइज तो आप एक्सपेरिमेंट किसी पे कर नहीं सकते हैं, इंसानों पर। जानवरों पर करेंगे या ऐसे वैसे पर। युद्ध का समय है, सारा नियम कानून ताक पे है, कोई सरकार पावर में नहीं है, मतलब इमरजेंसी जैसा सिचुएशन होता है, किसी का कानून कुछ नहीं लगेगा। और ऊपर से युद्ध बंदी जो मिला है, तो युद्ध बंदी क्या हो गया? वो पिग की तरह हो गया, गिनी पिग की तरह। उसके ऊपर आप जितना एक्सपेरिमेंट कीजिए, टॉर्चर कीजिए। तो ऐसी चीजें चल रही थी। अलग अलग गैसें बनाई जा रही थी और उन गैसों को इंसानों पर प्रयोग करके देखा जा रहा था कि इन गैसों को अगर इंसान को एक बंद कमरे में रख के इतना अमाउंट ऑफ ये गैस छोड़ा जाए तो इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर पता चल गया कि इंसान मर जाता है तो प्रयोग वहीं पे नहीं रुकता था, ये देखा जाता था कि कितनी देर में मरता है और मरने समय क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर कितनी मात्रा गैस डाली जाए तो कितनी जल्दी आदमी मरेगा। तो लाखों करोड़ों आदमी को, जो है ना, उसको होलोकॉस्ट कहा गया। लाखों करोड़ों आदमी को हिटलर ने उस जेल में मारा, अलग अलग तरीके के प्रयोग करके। सब तरह के प्रयोग होते थे। इवन वीमेन्स पर भी प्रयोग होते थे कि अगर कोई विमेन गर्भवती है तो उसको दूसरे महीने में अगर उसका पेट ऑपरेशन करके कोई बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए और उसको फिर अलग से रखा जाए, तो क्या वीमेन जिंदा बचेगी? क्या बच्चा जिंदा बचेगा? अगर मेडिसिन इसके जगह ये लगाया जाए। लिटरली ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे जिसने मानवीय क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी, ठीक है? इंसान का गला काट करके जो खून निकल रहा है जिस फोर्स से, वो खून अगर 6 घंटे के अंदर किस किस काम में लाया जा सकता है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी विभत्स और क्रूर चीजें हो रही थी। तो जब नाजी सरेंडर हुआ, ठीक है, जब जर्मनी हार गया विश्व युद्ध में, सरेंडर कर गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी लोग युद्धबंदी ऑस्विट्ज जेलों में बंद थे और जीवित थे अभी तक, उनको उनके मरने की बारी नहीं आई थी। डेली डेली जो है लोग मारे जाते थे अलग अलग कंडीशन में। किसी को ठंड में छोड़ दिया, किसी को धूप में छोड़ दिया, किसी को उबलता पानी में डाल के देखा कि ह्यूमन बॉडी के सहने की कितनी क्षमता है। अलग अलग तरीके से यातनाएं दी जाती थी। ये चैप्टर हम लोग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? नाजी वाला चैप्टर विश्व इतिहास में क्यों जा रहे हैं सर? क्योंकि हमारे साइकोलॉजी को इसने बहुत कुछ दिया है। इस द्वितीय विश्व युद्ध के इस नाजी वाले चैप्टर में हमारे साइकोलॉजी का एक ब्रांच है जिसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, ठीक है? उस एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के जो फादर थे, यानी कि जिस व्यक्ति ने इस ब्रांच को शुरू किया, वो जर्मनी के अंदर जो ऑक्यूपाइड जो वो जगह थी, ऑस्विच जेल जिसको कहते हैं, उस जेल के अंदर बंद थे ये डॉक्टर, ठीक है, जो कि साइकोलॉजिस्ट थे। और संजोग से इनकी मृत्यु की बार बार बारी आती रही, बार बार बारी आती रही, किसी किसी तरह इनको लक साथ देते रहा और ये बचते रहे और अंतिम में बच करके निकल गए। इन्हीं की लिखी हुई किताब जो है मैन सर्च फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ, ये दुनिया की 5-7 ऐसी किताबों में आता है जिसको एक बार इंसान पढ़ लेता है तो वो हमेशा के लिए पूरे जीवन में वो व्यक्ति बदल जाता है। मतलब पूरी दुनिया में से 15 या 20 किताबों की गिनती है जिसको इंसान अगर एक बार पढ़ लिया तो पूरे जीवन के लिए वो चेंज हो जाएगा एज अ व्यक्ति। उन्हीं में से एक ये आता है कि मैन सर्च फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ। उस व्यक्ति का नाम है विक्टर फ्रैंकल। साइड में हम लिख देते हैं यहाँ पे छोटे अक्षरों में, विक्टर फ्रैंकल, फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। ये बहुत मशहूर नाम है। इसकी किताबें आपको हिंदी अनुवाद में भी मिल जाएगी। मेरी फेवरेट बुक है ये, वन ऑफ द फेवरेट्स है। पतली सी किताब है, 150-200 पेज की, बस छोटी सी। जीवन के अर्थ की तलाश में मानव, या ऐसे करके कुछ है हिंदी में अनुवाद, जो कि सुन के बहुत अजीब सा लगता है कि क्या है, मतलब कोई मोटिवेशनल बुक है, पर जबरदस्त किताब है ये। तो खैर, चलिए हम लोग आते हैं वापस टॉपिक पे। तो उस टाइम पे जब नाजी वार क्रिमिनल्स जो ऐसे विभत्स कांडों को कर रहे थे,
तो इनके मन में स्टैनली मिलग्राम जो महिला थी, इनके मन में महिला थी या पुरुष थी पता नहीं चल रहा है, तो मिलग्राम से लग रहा है महिला थी और स्टैनली नाम से लग रहा है कि पुरुष था, ठीक है। तो स्टैनली मिलग्राम जो व्यक्ति थे, इन्होंने यही सोचा कि ये जो साधारण से दिखने वाले लोग हैं, आखिर नाज़ी के सेना में, आखिर जर्मनी के सेना में जो लोग शामिल थे, अगर आप हिटलर को क्रूर कहते हैं, पागल कहते हैं, साइको कहते हैं, चलिए उनके 2-4 मिनिस्टर्स को साइको कहते हैं, जो टॉप लीडर्स हैं उसके आर्मी के, उसको भी साइको कहते हैं। तो इतनी बड़ी जो हिटलर की सेना है, क्या सब आदमी साइको ही है? सब लोग क्रूर और पागल ही है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो स्टैनली मिलग्राम ने ये चीज़ देखा कि हिटलर की सेना जब हारी और फिर जब उसके ऊपर केस चला, जो ट्रायल्स चला, तो उस समय रिपोर्ट्स आते थे क्योंकि दुनिया में तो बहुत बड़ा कांड था। जैसे कि आपने सुना हो कि तैमूर लंग जो है, दिल्ली में उसने क्या किया, नरमुंडों की दीवार खड़ी कर दी थी पूरा। इतने गर्दन काटे कि नरमुंडों की एक दीवार खड़ी कर दी। अब इस पागल व्यक्ति को कौन समझाए कि भाई ऐसा काम नहीं करो तुम, है ना? जो नरमुंडों की दीवार खड़ी कर देगा और जो युद्ध करते थे, लाखों लाख लोग मरते थे, तो सोचिए वो जो लाशें सड़ती होंगी युद्ध भूमि में या वैसे पड़ी रहती होंगी, उससे कितना गहरा इन्फेक्शन फैलता होगा, कितना खराब वो माहौल होता होगा। तो जान भी मार दिया और जान युद्ध खत्म भी हो गया तो उसके बाद भी कहानी इतनी गंदी है कि वो कब तक महकते सड़ते रहेगा पता नहीं। तो ये चीज़ जो है सोचिए कि ये इसके माइंड में प्रश्न आया कि जो साधारण लोग हैं, वो कैसे इतना भीषण अपराध कर रहे हैं? आखिर हिटलर ने आदेश दिया, पर जो जेलर था हिटलर का, जो व्यक्ति जेल में खाना पहुँचाने का उत्तरदायी था, जो दरवाज़ा वगैरह खोलने का, जो गैस चैम्बर ऑपरेट करता था, वो लोग कैसे ऐसा कृत्य कर गए? इसके माइंड में यही क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन्स का जवाब कैसे आ रहा था? जैसे ही नाज़ी वार वर्ल्ड वार खत्म हुआ, सब लोगों ने सरेंडर किया, सब लोग बढ़ने लगे कोर्ट ट्रायल की तरफ। तो कोर्ट का जो ट्रायल होता था उस समय नाज़ियों का, जो उसकी सेना में जो लोग होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे, जो सैनिक होते थे, सबके ऊपर मुकदमा चलने लगा कि भाई कौन-कौन लोग थे, किन्होंने-किन्होंने ऐसा किया। तो जब मुकदमा चलने लगा तो वहाँ पे कोर्ट में तो जानते हैं आप लोग की प्रोसीडिंग होती है, तो पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, गवाही होती है। तो सबसे पूछा जाने लगा, तो वो जो कोर्ट की गवाहियाँ होती थी, कोर्ट में जो केसेस चला करते थे, वो उस वक़्त बहुत रुचि का विषय थे। क्यों? क्योंकि लिटरली ऐसा लगता था उस समय में आप जाइए, तो जैसे एक शैतान की सेना नर्क से उठी है और वो पूरे इस तरीके से तबाही कर रही है, क्रूरता कर रही है और सब लोग सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब वाक़ई हर एक रिलीजन में शैतान का कांसेप्ट है, राक्षसों का, दैत्य का कांसेप्ट है और वो आपके सामने प्रकट हो जाए और वैसे लोग उस तरीके से आपको वैसे ही कृत्य करते दिखे तो कैसा लगेगा? तो इस कारण से लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी थी कि भाई कौन है ये लोग? ऐसा कैसे कर दिया? तो पूरा फुटेज मिल रहा था, मीडिया का पूरा अटेंशन मिल रहा था उन केसेस को और उनके रिपोर्ट्स जो है जर्नलिस्ट लोग मीडिया रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे थे। तो उस वक़्त पे इन मीडिया रिपोर्ट पर किसका ध्यान नहीं जाएगा कि ऐसे कैसे हो रहा है? वैसे ही ध्यान गया स्टैनली मिलग्राम का। तो इनके माइंड में यही क्वेश्चन आया कि ऐसा कैसे हो गया? इस क्वेश्चन की उन्होंने स्टडी की। अब स्टडी की तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जितने भी रिस्पॉन्स पाए ना, सब में जो है ना, वही चीज़ था। सब में उसको यही लगा कि क्या लोगों को गिल्ट नहीं होता है? अपराध बोध नहीं होगा इतना खराब सब काम कर लेंगे? क्या उनकी अंतरात्मा जागृत नहीं होगी? तो ये प्रश्न उसका था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आया? इस प्रश्न का उत्तर ये आया कि नहीं होगी। किसी की अंतरात्मा जागृत नहीं हुई। यहाँ तक कि बहुत लोगों में गिल्ट फीलिंग तक नहीं था। जब उनको बताया गया कि आपने ऐसा-ऐसा कैसे कर दिया, इतने लोगों को सीधा जो है गला काट दिया, ये वो कर दिया, आपके अंदर गिल्ट फीलिंग आपको कभी लगा नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने क्या कहा पता है? वी वर सिंपली फॉलोइंग ऑर्डर्स। हम सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे थे। यानी हम इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं थे। ज़िम्मेदारी से हमने पल्ला झाड़ लिया। तो इतनी खतरनाक चीज़ है ओबीडियंस। ओबीडियंस टू अथॉरिटी मोरालिटी आपकी खत्म कर सकती है और ऐसे मोरालिटी खत्म कर सकती है कि आपकी नैतिकता खत्म हो जाएगी और आप उसके लिए अपने आप को ज़िम्मेदार भी महसूस नहीं करेंगे। आपको गिल्ट फीलिंग भी नहीं होगा और ये सबसे खतरनाक चीज़ है। ठीक है? अगर कोई एक आम आदमी से जो कि अदरवाइज़ अपने बिहेवियर की या अपने मानसिकता या अपने विचारों की ज़िम्मेदारी लेता है, वो कभी भी इस तरह के विभत्स कृत्य नहीं करेगा। लेकिन जहाँ उसके ऊपर एक अथॉरिटी बिठा दीजिए और उसको अथॉरिटी के अंदर ले आइए, उसके बाद देखिए, नो मोरालिटी, है ना? कुछ नहीं। आप एक संगठन बना दो, है ना? अब जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत सारी दुनिया में आतंकी गुट हैं, लगभग दुनिया में हर एक जगह है ना? कई जगह पे उनको आतंकी कहा जाता है, कई जगह पे कुछ और कहा जाता है। लेकिन हर एक कंट्री में
हर एक जगह पर रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, लोग क्या कर रहे हैं? आतंकवाद और फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो जब वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो क्या चीज़ है जो उनको एम्पावर कर रही है? जिस टाइम पे आप लोगों ने कुछ साल पहले देखा था कि आईएसआईएस जो था, वो अपने चरम पर था और वीडियो जारी करता था, लोगों को घुटने पे बिठा करके ऐसे गले पे चाकू रख के सबकी गर्दन उतारता था और इस तरीके के वीडियो जारी करता था। और उसमें ये जो है हम लोगों ने हिटलर के टाइम पे जो बड़ी चीज़ हुई थी, उसका एक छोटा सैंपल कहिए या फिर ऑलमोस्ट वैसा सैंपल आईएसआईएस के वीडियोज़ में देखा कि किस तरीके से चीज़ें हो रही थी। 14 साल, 13 साल के बच्चों को सामने ला करके जो है उनके हाथ में जो है वो चाकू दे करके गर्दन ऐसे उतरवाया जा रहा था, सर तन से जुदा ऐसे, ये चीज़ें हो रही थी। तो कैसे वो लोग कर रहे थे? उनके माइंड में बस वही था कि हम सिपाही हैं और हमारा काम है ऑर्डर्स को फॉलो करना, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो आपके कंशियंस को अगर साफ रख दिया जाए, आपके अंतरात्मा को साफ रख दिया जाए और आपके ऊपर एक अथॉरिटी फिगर हो, जिसके ऊपर सारे हिंसा और सारे गलत कामों की ज़िम्मेदारी हो जाए, तो आप एक सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं, जो विभत्स से विभत्स काम कर देगा लेकिन उसको कोई गिल्टी नहीं होगी, कोई अपराध बोध नहीं होगा। ऐसे ही लोगों को फिदायीन बनाया जाता है और ये चीज़ बनाया जाता है, उनके ऊपर एक अथॉरिटी फिगर रख दिया जाता है कि तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, फलाने के लिए कर रहे हो, चिल्लाने के लिए कर रहे हो। आप उसको सोल्जर कह लीजिए या फिदायीन कह लीजिए या टेररिस्ट कह लीजिए, जो कह लीजिए, वो आपकी मेंटालिटी है। तो इस रिसर्च से ये कितनी बड़ी चीज़ निकली कि ओबीडियंस टू अथॉरिटी जो है धीरे-धीरे आदमी का मॉरल ऑब्लिगेशन खत्म कर सकता है, उसकी नैतिकता को खत्म कर सकता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि जब थर्ड वर्ल्ड वार सॉरी सेकंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ, तो उसके बाद जो है सारे लोगों ने इन चीज़ों को देखा, समझा, तो इससे सीखा। जब सीखा तो ये भी तो समझा कि सीखने के बाद कि क्या हो सकता है इससे इंतज़ाम, है ना? इसका कहाँ-कहाँ और मिसयूज़ हो सकता है। जिस-जिस कल्चर्स में, जिस-जिस सोसाइटी में, जिस-जिस सोशल हायरार्की में, जिस-जिस रिलिजन में, जिस-जिस कंट्री में, जिस-जिस जाति में, जिस-जिस रेसेस में, है ना? जहाँ-जहाँ पर आप जिस-जिसके सोशल सिस्टम में, सामाजिक ताने-बाने में ओबीडियंस टू अथॉरिटी को सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, वहाँ पर बड़े स्केल पर लोगों में हिंसा होने की संभावना या हिंसा भड़कने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जहाँ पे एक अथॉरिटी है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा और सारे लोग उस अथॉरिटी को मानते हैं या सामाजिक रूप से पूज्य मानते हैं, ठीक है? और अगर उस अथॉरिटी ने धीरे-धीरे मैनिपुलेट करके अपने आप को पावरफुल बनाना शुरू किया, तो क्या होगा? नीचे के सब लोग हिंसा करने के लिए उतारू हो जाएँगे। दुनिया में जहाँ भी ओबीडियंस ज़्यादा पाया गया है अथॉरिटी के प्रति, वहाँ पे क्वेश्चनिंग कम पाई गई है और क्वेश्चनिंग कम पाई गई है तो क्या हो गया? लोगों को मॉरल गिल्ट नहीं होगा, तो कर दिया हिंसा। भारत में भी ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बना करके जो है लोग ऐसे करते गए। अभी फ़िलहाल में आप लोग सुनते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया के स्टेट्स हैं, वहाँ पे इंसर्जेंसी इतनी ज़्यादा राइज़ कर गई है कि वो लोग जो कह रहे हैं कि नहीं हम लोग भारत के हिस्से ही नहीं हैं। हम लोग अपने आप को मानते ही नहीं है कि भारत का हिस्सा है, हम लोग को ज़बरदस्ती मिलाया गया है। 15-15, 16-16 साल का लड़का जो है, वो क्या होता है 14 साल का लड़का AK-47 लेकर के घूम रहा है और खड़ा है चौक-चौराहों पर। क्यों? क्योंकि जो है हमको अपने देश और उसकी रक्षा करनी है। तो उसका जो ओबीडियंस है, किसके अथॉरिटी पे आ रहा है? जो उसका फैक्शन है, जो सेपरेटिस्ट फैक्शन है, जो ग्रुप है, जिसकी अथॉरिटी को वो समझ रहा है। तो इस कारण से उसका ओबीडियंस आ रहा है और इसके लिए वो क्या कर रहा है? सामने मौजूद किसी भी व्यक्ति को AK-47 से मारने के लिए तैयार है। अरुणाचल और ये सब में आप लोग सुनते होंगे कि कोई आदमी सरकारी जॉब के लिए नहीं जाना चाहता है। तो क्या उस व्यक्ति के अंदर ये मोरालिटी नहीं आ रही कि जो है कि यार अगला भी तो आदमी मेरे ही तरह है, इसके साथ भी तो एजुकेशन वाला ही लफड़ा है, इसको भी एजुकेशन, नौकरी-चाकरी वही चीज़ें चाहिए जो हमको चाहिए, तो वो नहीं समझ पा रहा है। हम लोग क्या है कि वो क्या है कि दुश्मन बना पड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, जो है ना इस चीज़ को कि हम इंसान लोग गलत काम क्यों कर जाते हैं, साधारण से दिखने वाले गलत काम और वो भी इतने बड़े स्केल पर कैसे कर जाते हैं। तो स्टैनली मिलग्राम की ये स्टडी जो है, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये हमने देखा कि कैसे न्यूज़ के थ्रू या कैसे नॉन साइंटिफिक सोर्सेज़ के थ्रू इन्फॉर्मेन इन्फॉर्मल ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है हम लोग एक रिसर्च टॉपिक पर पहुँचते हैं। इसकी एक इम्पोर्टेंट केस हमने इसका देखा। अब दूसरा जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था यहाँ पे हम लोग का, है ना? दूसरा जो केस था वो क्या था?
वो था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कि प्रैक्टिकल सामने कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या है, प्रॉब्लम इन प्रैक्टिसिंग समथिंग, है ना। अगर हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोजमर्रा के जीवन में कुछ प्रैक्टिस चल कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या हुई, तो वहां पे हुआ कि भाई ये समस्या क्यों हुई, इसका क्या समाधान है, आखिर हर बार ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है। तो वही है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम इन प्रैक्टिसिंग समथिंग इज कॉल्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कल हम लोगों ने देखा कि मोबाइल यूज और ड्राइविंग वाला केस देखा था, है ना। तो वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एग्जांपल है कि जब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से आपका रिसर्च क्वेश्चन बाहर निकलता है, ठीक है। तो कल वाला सबको याद ही होगा कि मोबाइल यूज करते टाइम क्या होता है, हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमारा अटेंशन मोबाइल चलाने में या मोबाइल पर बात करने में जाता है, और उस टाइम पर आप ड्राइविंग करेंगे तो उस पर क्या होगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। और इसका बेसिस कहाँ से मिला व्यक्ति को, चूंकि उस टाइम तो मोबाइल नया नया यूज हो रहा था, तो बेसिस मिला पिछले रिसर्चेस से, जिसमें कि मोटर कोई भी मोटर एक्टिविटी करते टाइम वर्बल जो है वर्बल टॉकिंग का नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। यानी कि आप मौखिक बातचीत अगर करते हैं और व्यक्ति मोटर एक्टिविटी कर रहा है, जिसमें कि मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें दिमाग कोऑर्डिनेशन कर रहा है, मोटर न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, तो वहां पे दिक्कत होती है बातचीत से। तो उसको आधार बना करके जो है ये वाली स्टडी की गई। और अब जो हम लोग देखते हैं कि तीसरा जो पॉइंट था, फाइंडिंग अ रिसर्च टॉपिक का जो तीसरा तरीका था कि कैसे हम लोग रिसर्च टॉपिक खोजते हैं, उसका तीसरा तरीका था प्रीवियस रिसर्च, ठीक है। अब प्रीवियस रिसर्च के अंदर बहुत सारे पॉइंट आते हैं छोटे छोटे, कि जो पहले का रिसर्च है उसके बेसिस पे कैसे हम लोग जो है ना फाइंड करेंगे कि हम लोग का रिसर्च क्वेश्चन क्या है। आखिर पता तो चले, मन में प्रश्न तो आए कि जो है ये खोजना है, वो खोजना है, ऐसा है वैसा है, कुछ तो प्रश्न आए तब तो आप रिसर्च करने जा रहे हैं ना। अगर मन में कुछ प्रश्न ही नहीं आया तो फिर क्या मतलब है रिसर्च करने का। इन जनरल क्या होता है कि मन में कोई प्रश्न नहीं होता है, प्रश्न होता है उस व्यक्ति के मन में। प्रश्न तो उसी व्यक्ति के मन में आएगा ना जो उस फील्ड में इंटरेस्ट रखेगा, जो काम करेगा, जो पढ़ेगा 10 चीजें, उसी को दिखाई देगी कि हाँ भाई ऐसा है, सच है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो आम जनसंख्या के मन में तो प्रश्न ही नहीं आते हैं। तो प्रश्न किसके मन में आते हैं, जैसे जो प्रोफेसर है, 8 साल 10 साल 12 साल जितना भी एक्सपीरियंस है, 6 साल 5 साल का, या जो उस फील्ड में एकदम रमे हैं, रचे बसे हुए हैं, जिनको रुचि है, जिनको शौक था कि हमको साइकोलॉजी पढ़ना है, डीप तक पढ़ना है, तो उन लोगों के मन में प्रश्न आएंगे। आपके मन में प्रश्न नहीं आएंगे तो आप अपने रिसर्च क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे। वैसे लोगों से पूछेंगे, बोलेंगे कि दोस्त हमको थोड़ा कुछ रिसर्च क्वेश्चन का भीख दे दो, हम भीख मांगते हैं तुमसे, है ना। कुछ क्वेश्चन हमें बता दो कि किस चीज पे टॉपिक करना चाहिए। अब कॉम्पिटेंस उस बंदे का है, आपका दोस्त है मान लीजिए, या आपका बैचमेट है, कोई भी है, उसका कॉम्पिटेंस है उस फील्ड में, उस फील्ड में, फील्ड ऑफ एरिया में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो फिर उसके माइंड में वो क्वेश्चन आया। अब क्या है कि उसके जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है, तो उस फील्ड का उसके माइंड में क्वेश्चन है, वो आपको क्वेश्चन बता देगा। यहाँ तक तो ठीक है, आप खुश हो गए कि चलो हमको क्वेश्चन मिल गया। लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जिन मेथड्स की आवश्यकता है, जिस नॉलेज की आवश्यकता है, वो भी तो आपको नहीं होगी। तो आप क्वेश्चन अगर कॉपी पेस्ट कर भी लेंगे, अगर टॉपिक रिसर्च का किसी से पूछ भी लेंगे, तो उस टॉपिक के बारे में आपकी कितनी क्षमता है, आपको कितनी जानकारी, कितनी अच्छी समझ है उस टॉपिक के बारे में, ये तो मान लीजिए कि फिर एक प्रश्न उठता है। मान लो कि आपके पास नहीं है समझ, ठीक है, और आपने सोचा कि चलो टॉपिक मिल गया ना, तो हम समझ डेवलप कर लेंगे, खोजेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, कोई चीज जो चीज समझ में नहीं आएगी उसको डायरी में नोट करते जाएंगे कि ये टॉपिक हमको नहीं पता है, फिर पहले उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो इसको कहते हैं रीइटरेशन, ठीक है, अंग्रेजी में इसको रीइटरेशन कहते हैं। रीइटरेशन रिसर्च को भी कहा जाता है, रिसर्च इज अ रीइटरेटिव प्रोसेस। चाहे रिसर्च करने की बात हो या पढ़ने की बात हो, रिसर्च पेपर को आप जब रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे तो उसमें 10 चीजें ऐसी मिलेंगी आपको जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। या तो स्टैट्स वाला पोर्शन समझ में नहीं आएगा, या तो थ्योरी वाला पोर्शन समझ में नहीं आएगा, या तो रेफरेंस वाला पोर्शन समझ में नहीं आएगा। कुल मिला के 8 से 10 चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हमारा ब्रेन क्या करता है, पहले कोई भी चैलेंज आता है तो ब्रेन जो है आलसी चीज है ना। पहले उसको चाहिए आराम और उसको चाहिए सुख, क्योंकि आपने उसको इतने वर्षों तक सुख भोगी ही तो बनाया है। अगर आपने उसको चैलेंज लेने वाला कमांडो बनाया होता तो फिर उसकी एक अलग होती उसकी तबीयत। लेकिन
अभी क्या है बंदा, आप उसको इतना सुख दे रहे हैं ब्रेन को, रील दिखा रहे हैं, खाना ये कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, लिटरली स्पॉइल्ड है आपका ब्रेन। तो उसको तो मेहनत करना पड़ेगा नहीं। आपने एक इन जनरल अगर किसी बिहेवियर को हम बता रहे हैं, किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के बिहेवियर को, जो कि मेरा अनुमान है कि 95%, 98%, 99% तक लोगों का यही बिहेवियर होगा जब रिसर्च पेपर को पढ़ने जाएंगे। तो आपने रिसर्च पेपर देखा, डाउनलोड किया, आपको लगा कि हाँ थोड़ा सा 4 लाइन शुरू का पढ़ के समझ में आ जाएगा, डाउनलोड कर लिए, फिर उसको पढ़ना चालू किए। बस 1 पेज पूरा पढ़ा, बहुत तो उसके बाद तो एकदम पूरा बाउंस मारने लगा, एक भी सेंटेंस समझ में ही आने नहीं लगा। यार नहीं तो ऐसी-ऐसी जगहों पर समझ में नहीं आया कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा पूरे रिसर्च पेपर में। तो आप क्या करेंगे, आपको लगेगा कि अरे मेरे लेवल का नहीं है, थोड़ा अपने लेवल का खोजते हैं, कुछ ऐसा टॉपिक खोजते हैं जो थोड़ा जाना-पहचाना लगे, जिसको समझा जा सके। फिर आप वैसा सर्च करेंगे। तो ये क्या किया आपने, एस्केप कर दिया, आप भाग गए दूसरे टॉपिक पर। लेकिन आपको क्या करना था, लेकिन अगर आपकी माइंडसेट उस तरीके की नहीं होती, प्रॉपर रिइटरेटिव माइंडसेट का आप इस्तेमाल करते, जो हमने रिइटरेशन वर्ड किया, तो आप क्या करते, आप एक नोटपैड या डायरी लेकर के बैठते, आप उसको पढ़ते, जितने सेंटेंस तक समझ में आया वहां तक ठीक, और जो सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा उसको आप ध्यान से देखते और समझते कि क्यों नहीं समझ में आ रहा। तो आपको मिलता अपने नॉलेज में गैप, कि इस सेंटेंस में जो बात कही जा रही है उस बात के बारे में दरअसल मुझे पता ही नहीं है। तो जब मुझे पता ही नहीं है उस बात के बारे में, तो समझने का कारण क्या है? मेरी अज्ञानता है। तो आपका जो अंधकार वाला पॉइंट था, ठीक है? जिसके कारण आप बाउंस मार रहे थे, आपकी जो अज्ञानता थी उसको आपने एक नोटपैड में या एक कॉपी या एक अलग से डायरी बना के रखी है, ठीक है? उसमें लिख कर के रखा और उसके बाद उस प्रोसेस को वहीं पे रोक दिया। अब आप क्या करेंगे, पहले वो जो सेंटेंस था जिसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, अब आप नेक्स्ट टाइम जब बैठेंगे तो पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे, उस कांसेप्ट को, ठीक है? अगर समझ में आ गया तब वापस यहाँ पे आएँगे, और अगर समझ में नहीं आया, उस टॉपिक के अंदर भी हमको 3-4 टॉपिक ऐसे मिले जो समझ में नहीं आया, तो आप तब तक जो है ना अंदर खोद-खोद करके, रिट्रेशन कर करके पढ़ते रहेंगे जब तक आपको वो टॉपिक क्लियर ना हो। तो इस तरीके से रिसर्च को, पेपर को पढ़ा जाता है, तब जाके आप वापस वहाँ पे आएँगे। उसके बाद संभव है कि उसके बाद जब आपने ये हमेशा ऊपर से किया जाता है, ठीक है? बीच से कोई भी टॉपिक उठा के नहीं, सबसे पहले जहाँ पे आप अटके उसको क्लियर करो। और बहुत हद तक संभव है कि जब आप आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे या आगे के रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे या उसी में आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो 5-6 दिक्कतें जो थी ना वो आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सब के सब उसी चीज़ से जुड़े होती है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ-जहाँ पे आप फँसे, मान लीजिए कि 20 जगह आपने हाइलाइटर लगा के मार्क लगाया, ठीक है? कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, उस सेंटेंस को लिखा या उस वर्ड को लिखा या उस कांसेप्ट को लिखा, और उसमें से आप 5 पढ़ेंगे ना, तो 5 ही पढ़िएगा तो लगभग 20 उसमें क्लियर हो चुका होता है, क्योंकि वो 20 इसीलिए बन जाता है क्योंकि आपको शुरू के 5 नहीं पता थे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिसर्च में रीइटरेशन। रीइटरेशन का यूज़ करके हम लोगों को पढ़ना है। जब लिटरेचर को हम लोग पढ़ते हैं, जब वर्क को पढ़ते हैं, तो वो एक सही तरीका है पढ़ने का। इसीलिए जो है रिसर्च क्या है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और अटेंशन टेकिंग प्रोसेस भी है, ठीक है? आप जॉब करते हुए, है ना? आप जैसे ऑफिस में जाते हैं, 7 घंटे 8 घंटे की जॉब करते हैं। जॉब करते हुए आप दूसरी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, शायद आईएएस की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में जो है ना, ये जॉब करते हुए ये प्रॉपर रिसर्च करना जॉब करते हुए बहुत असंभव सा काम है। क्योंकि इतना ज़्यादा रीइटरेशन है, और इससे क्या होगा, हर एक रीइटरेशन का साइकिल पूरा करने के बाद, यानी एक रिसर्च पेपर को थोरोली समझने के बाद, आप में, आपके व्यक्तित्व में, आपके ज्ञान में अचानक से कई गुना ज़्यादा उछाल आ जाएगा। जो आपकी समस्याएँ थे, वो दूर हो जाएँगी, आप एम्पावर्ड महसूस करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप चीज़ों को कर पाएँगे। लेकिन इन जनरल आम आदमी का हम केस उठाते हैं। उसने क्या किया कि किसी विश्वस्त व्यक्ति से, अपने टीचर से या फिर किसी अपने दोस्त से या किसी सज्जन से जो लगा कि कॉम्पिटेंट है, उससे रिसर्च क्वेश्चन पूछ लिया और उसपे चला आगे। आगे चला अगर, तो पहले तो उसके सामने बाधाएँ बहुत ज़्यादा आएँगी, क्योंकि आपको उस एरिया का कुछ पता नहीं है, आपने किसी से उठा लिया और अब एक तरफ से आपको सब कुछ सीखना है। तो क्या ये होशियार या बुद्धिमान व्यक्ति की ये निशानी है? नहीं। ये क्या है? ये शॉर्टकट है, जिसको कहते हैं भागलपुरिया बुद्धि, बिहारी बुद्धि, है ना? कि सब चीज़ को गलत तरीके से करो और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा तीस्मार और होशियार समझो, कि हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हम तो इधर से कर लिए, हम तो उससे काम करवा लिए, हम तो वैसे शॉर्टकट मार लिए, ठीक है? और उसके बाद क्या हो जाएगा? आजीवन भागलपुर में ही भटकते रहो और सबको कन्विंस करते रहो कि देखो हम कितने होशियार हैं, हम तो बहुत स्मार्ट वे में काम कर लिए।
तो ऐसा स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है? अपने को बनना है वाइज़, ठीक है? विज़डम और बुद्धिमान। विज़डम का यूज़ करना है, बुद्धिमान व्यक्ति बनना है अपने को। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक तो मान लो आपने कॉपी करके पढ़ भी लिया। अब चलो कांसेप्ट पढ़ लिया, तो अब ये बताओ कि रिसर्च मेथड कहाँ से लाओगे? जैसे कि अब मेरा कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस है, ठीक है? जो मेरा रिसर्च एरिया या मेरा इंटरेस्ट एरिया है। तो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस है, तो हमको उसके बारे में जानकारी है, तो उसके रिसर्च मेथड के बारे में भी जानकारी है। आपने पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ लिया। अब रिसर्च मेथड पे जब आओगे, हर एक फील्ड का अपना-अपना थोड़ा अलग रिसर्च मेथड होता है कि कैसे हमारे फील्ड में चीज़ों को यूज़ करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मेरे फील्ड में कंप्यूटर के नॉलेज की बहुत हेवी रिक्वायरमेंट है। हल्का-फुल्का कंप्यूटर नॉलेज नहीं, बहुत गहराई से कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, प्रोग्रामिंग वगैरह चाहिए, स्टैट्स वगैरह चाहिए। तो हम अपने आप को उसके लिए ट्रेन कर रहे हैं। पर आप अगर दूसरे बंदे से लोगे तो फिर आप मान लो कि नॉलेज भी आपने पढ़ लिया, ठीक है? आप में पढ़ने की आदत है बहुत समझदार, फिर मेथड्स कहाँ से लाओगे? उस मेथड्स को सीखोगे कहाँ से? कई बार वो मेथड्स तो आपके सिलेबस और कोर्स का हिस्सा नहीं होंगी। इवन यहाँ तक कि जैसे हम आर्ट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको जो मेथड्स यूज़ होगा वो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, बीटेक, एमटेक में पढ़ाया जाता है। वहाँ घुस के हमको पढ़ना पड़ रहा है कई बार ऑनलाइन रिसोर्सेज़ के माध्यम से। तो ईमानदारी है ना, रिसर्च में क्या है कि ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। अगर आपको वाक़ई रिसर्च करना है और सही से आप उसके फ्रूट्स को लेना चाहते हैं तब। अगेन दिस इज़ माय ओपिनियन, लेकिन मेरा भारत महान वाला चीज़ भी है थोड़ा हम लोग के साथ इंडिया में। तो ऑनेस्टी डिस्पाइट ऑफ बेस्ट पॉलिसी होने के बावजूद भी भारत में कई बार आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, ठीक है? तो हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग एक्चुअल रिसर्च और रिसर्च के केस और प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब हम लोगों ने देखा कि रिव्यूइंग जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं या चीज़ों को देखते पढ़ते हैं, तो वो किस तरीके से करना है। जब रिसर्च का प्रोसेस है या क्वेश्चन है, वो अगर प्रीवियस रिसर्च से आता है, तो कम से कम इतना देखो कि यार तुम्हारे एरिया से रिलेटेड हो। नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, अगर आपके एरिया से रिलेटेड नहीं हो, तो आप सँभाल पाएँ उस चीज़ को, जो क्वेश्चन को। क्योंकि रिसर्च एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। वो यूजी और पीजी का सिलेबस नहीं है। यूजी और पीजी के दोनों सिलेबस को तो 4 महीना में बैठ के फूँक जाएगा, अगर आदमी सही से पढ़ना चालू कर दे। 4-5 घंटे डेली पढ़े ना, तो 4 महीना में पूरा फूँक के उड़ा देगा यूजी और पीजी साइकोलॉजी के सिलेबस में, कुछ नहीं है। लिटरली जो इंटर में हम लोग को पढ़ाया जाता है, वही चीज़ पीजी तक पढ़ाई जाती है, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ऐड करके बस। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस रिसर्च से के थ्रू जब हम लोग रिसर्च आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, तो हमने देखा है कि एक रिव्यूइंग लिटरेचर, क्वेश्चन बोरो करना, लार्ज स्केल कोलैबोरेशन। रिसर्च क्या है? एक लार्ज स्केल कोलैबोरेशन का प्रोसेस है। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, भागलपुर में, दूसरा व्यक्ति जर्मनी में काम कर रहा है, तीसरा व्यक्ति फिलीपींस में काम कर रहा है, तीनों ब्रेन वेव्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम खोजेंगे, जब हम रिसर्च रिव्यू करेंगे, जब हम देखेंगे कि किन-किन लोगों ने इस पे काम किया है, तो पता चला कि फलाने आदमी ने फिलीपींस में, फलाने आदमी ने जर्मनी में इस पे काम किया है और हम जो काम करना चाह रहे हैं, उससे काफ़ी नज़दीक और निकट जो है उसका काम है, तो हम क्या करेंगे, उससे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि वशिष्ठ नारायण सिंह, जो जिनको बिहार का आर्यभट्ट कहा जाता है, मैथमेटिशियन, दुर्भाग्यवश वो स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार होकर के अपने अंतिम वर्षों में वो गुमनामी की ज़िंदगी जीते हुए वो स्वर्ग सिधार गए। लेकिन वो एक बहुत जीनियस थे। फिर सीवी रामन साहब के बारे में आप लोग जानते हैं। तो इन लोगों के समय में क्या था, इन लोगों के समय में होता था पत्र, तो पत्र के द्वारा करते थे। हम लोग के समय में क्या होता है, ईमेल है, लिंक्डइन है, सोशल मीडिया है, वहाँ से करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लार्ज स्केल पे कोलैबोरेशन करते हैं। जो प्रीवियस रिसर्च भी, जब हम लोग अपने रिसर्च पेपर को भी कहीं पे डालते हैं या फिर कोई एक रिसर्च पेपर कहीं पे डाला है, आप एक रिसर्च पेपर को अगर पकड़ लीजिएगा ना, तो उसमें जितने-जितने रिसर्चर्स हैं, उनको खोजिए। जिन-जिन रिसर्च के रेफरेंसेस का यूज़ हुआ है, उसको पढ़िए, फिर उसमें लोग मिलेंगे। तो 1 से 2 ईमानदार रिसर्च पूरे दुनिया में आपका नेटवर्क बना सकता है रिसर्चर्स के साथ। तो ऐसे में क्या होता है, जब लार्ज स्केल कोलैबोरेशन होता है, बहुत सारे लोगों से आप मिले-जुलेंगे, तो क्या होगा, आपका एक्सपोज़र बढ़ेगा, है ना? बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, अच्छा वो किस पे काम कर रहे हैं, वो किस पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। तो आपके माइंड में रिसर्च टॉपिक क्या आएँगे? ज़्यादा आएँगे। तो प्रीवियस रिसर्च लार्ज स्केल कोलैबोरेशन को आमंत्रित करता है और इसी के कारण जो है, आपके माइंड में नए-नए रिसर्च टॉपिक्स आते हैं।
तो हम लोग का आज क्या था कि फाइंडिंग अ रिसर्च टॉपिक, जो रिसर्च टॉपिक होता है, वो कैसे ढूँढा जाता है। तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि लार्ज स्केल कोलैबोरेशन जैसे रिसर्च पेपर है वो इनवाइट करता है तो उसके माध्यम से बनता है। दूसरी चीज़ है लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइडियाज़। जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे होंगे, उनके पास आइडियाज़ की कमी नहीं होगी। उनके पास तो बथेरे आइडियाज़ पड़े हैं, करने वाला व्यक्ति नहीं है, पैसा नहीं है, लैब नहीं है, क्या-क्या नहीं है ये मतलब मत पूछिए। जैसे कि अगर हम पर्सनल ये चीज़ की बात करें, तो मेरी एक फैंसी है, जैसे हम रेडियो में इतने साल तक काम किए, तो एक टाइम पे मेरे माइंड में हिट किया, कि इंसान का जो दिमाग है ना, वो रेडियो का एंटीना के जैसा है, ठीक है? और किसी भी एंटीना का बेस्ट शेप क्या हो सकता है पता है? दुनिया में अगर कोई भी एंटीना हो, अगर जो सिग्नल्स को रिसीव करता हो और सिग्नल को छोड़ता हो, तो बेस्ट शेप क्या हो सकता है? बेस्ट शेप उसका हो सकता है गोलाकार, जो हम लोग के हेड का शेप है। और क्या? उसके अंदर थोड़ी खाली जगह होनी चाहिए, एग्ज़ैक्टली है हम लोग के ब्रेन में। एक हड्डी का खोल है, बीच में थोड़ी खाली जगह है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और अंदर इसमें ब्रेन तैर रहा है, जो कि वेव्स को छोड़ता है। रेडियो या ब्लूटूथ या वाई-फाई आप लोग देखते हैं। तो कभी सोचे हैं कि जैसे वाईफ़ाई या ब्लूटूथ से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फ़ाइल भेजते हैं। क्या गया? कुछ भी तो नहीं गया। तरंगे जाती है बस और फ़ाइल का आदान-प्रदान हो जाता है, सूचना का आदान-प्रदान हो जाता है। रेडियो जो बना है, रेडियो भी वैसा ही है। उसी तरीके से क्या होता है कि उसमें एक अंदर एक दोलक होता है, जैसे पेंडुलम आप लोग सुने हैं ना, उस तरह का एक दोलक होता है। अगर इसको 6 हर्ट्ज़ यानी कि 1 सेकंड में 6 बार हिलाया जाए और इधर भी जो है एक दोलक है, इसको भी 1 सेकंड में 6 बार हिलाया जाए, ठीक है? दोनों डिस्कनेक्टेड है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें जो साउंड वेव या जो इन्फॉर्मेशन है, वो इसमें ट्रांसमिट हो जाती है। रेडियो का यही सिग्नल है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा थ्योरी यही है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप मन में कुछ गाना गुनगुना रहे होते हैं और बगल वाला वही गाना गा देता है। ये लगभग सबके साथ हुआ होगा, ठीक है? तो ऐसा क्या है कि वायरलेस ट्रांसमिशन हो रहा है एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में, है ना? इस चीज़ ने मेरे माइंड में क्वेश्चन डाला और हमको लगा कि ब्रेन जो है ना, हो ना हो, एक तरीके से कम्युनिकेट करता है वायरलेसली बिना जाने-समझे एक-दूसरे से, है ना? रेडियो की तरह। तो इस पे खोज करने के लिए जो सबसे पहला व्यक्ति था, उसने क्या किया था? ईजी मशीन बनाई, ठीक है? ये केस का आप लोग एग्ज़ाम्पल देख लें। उसके साथ क्या हुआ था बताई थी हम बहुत पहले, कई बार ज़िक्र कर चुके हैं कि युद्ध में गया था, बगल में तोप का गोला गिर गया, बाल-बाल बचा मरते-मरते, ज़मीन पे लेटा हुआ था इसीलिए बच गया, अगर खड़ा रहता तो बढ़िया से उड़ जाता। और उसी टाइम पे जब वापस गया अपने ऑफ़िस तो पता चला कि घर वालों ने बहुत ज़्यादा टेलीग्राम वगैरह किए हुए हैं कि क्या हुआ और सबको लग रहा था आज तो ही गया है बेटा, कहाँ गया है? वही पूछने के लिए कि हालत ठीक है कि नहीं? तो इसको माइंड में आया कि इतने दूर यहाँ से युद्ध में हम बैठे हुए हैं, मेरा घरवाला वहाँ है, इन लोगों को कैसे पता चल गया कि जो है कि हम आज मरते-मरते बचे हैं या मरने वाले हैं? तो इसको भी माइंड में वही आया कि ब्रेन एक रेडियो है। उसके खोज में उसने ब्रेन के ऊपर सर्च करना चालू किया और पता चला कि हाँ, ब्रेन तरंगे तो छोड़ रहा है, लेकिन वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे छोड़ रहा है, ठीक है? जो कि लाइट जैसे होती है ना, वो भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे ही होती है। वैसे तरंगे छोड़ रहा है, लेकिन बहुत कमज़ोर तरंगे छोड़ रहा है। तो बेचारे ने क्या किया, इस रेडियो की खोज में ईजी मशीन बना दी उन तरंगों की खोज में, लेकिन बाद में पता चला कि ईजी मशीन से उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई क्योंकि पता चला कि ये तरंगे इतनी कमज़ोर होती है कि वो दिमाग से जो है ना 2-4 इंच के आगे तो जा ही नहीं सकती हैं, तो फिर कम्युनिकेट कैसे करेगा? रशिया में जाकर के एक रिसर्च हुआ और एक मेथड बना, उसमें इन लोगों ने बनाया है माइक्रोवेव माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंसर। ये दुनिया में सिर्फ रसिया के पास है और उसने बाहर नहीं किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंसर। इस रिसर्च में ये चीज़ निकला है कि हम लोग का दिमाग एक्चुअली में माइक्रोवेव छोड़ रहा होता है। माइक्रोवेव वही जो ओवन में होता है, ठीक है? और माइक्रोवेव लॉन्ग डिस्टेंस को जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल भेजने में सक्षम है। लेकिन चूँकि उसने इस टेक्नोलॉजी को रिलीज़ नहीं किया है अभी तक और दुनिया में और किसी ने बनाया नहीं है, तो ये बात अभी तक पता नहीं चली है कि कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक उस केस में संदेश गया या फिर ये जो गाना वाला हम लोग चीज़ जान रहे हैं कि जब 2 व्यक्ति के बीच 1 फीट तक का दूरी है, फिर कैसे वो चीज़ हो गया। तो ये कुछ प्रश्न हैं, जिस प्रश्न ने एक दिशा दी मुझे कि चलो हम अब खुद का एक ईजी मशीन निकालते हैं, ब्रेन वेव को देखना शुरू करते हैं, क्या कुछ होगा। तो इसके बेसिस पे हमने देखा दुनिया में कौन-कौन लोगों ने काम किया, रिसर्च पेपर्स देखे, उनके कुछ लोगों से बातचीत की। एक व्यक्ति ऐसा ही मिला जिसने खुद की ईजी मशीन बनाई है, $350 में, तो उससे बातचीत हुई।
तो इस तरीके से क्या हुआ कि कोलैबोरेशन हुआ और रिसर्च का आइडिया बढ़ रहा है। तो ये एक जो स्टेप है इस तरीके से, हम लोग इसको समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग के माइंड में आएगा रिसर्च का क्वेश्चन। अब इसको इतने अच्छे से पढ़ने के बाद फाइंडिंग अ रिसर्च टॉपिक में से इसके बीच से, इसके भीतर से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो हमको नहीं लगता है कि अब बचेगा किसी से, है ना? चाहे इंटरव्यू में क्वेश्चन आए, चाहे रिटन में क्वेश्चन आए या फिर नेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, तो कुछ भी छूटेगा नहीं क्योंकि आप लोग प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। क्या समझने में यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई है? नहीं सर। कहीं पे कुछ छूटा-वूटा है, कुछ लिखना है तो बताइए फिर। तो हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर